क्या एक हिंदू बहुल देश में एक मुस्लिम संस्था देश को घुटने पर ला सकती है? भारत में आपका स्वागत है, जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड देश के 1500 वर्ष पुराने मंदिरों पर अपना स्वामित्व दिखा रहा है। यह केवल एक मंदिर या एक गांव की बात नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि किसी भी भूमि पर ये लोग अपना अधिकार दिखा देते हैं। ये मजार कहीं किसी प्राइवेट जमीन पे नहीं बना हुआ है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है। वक्फ यदि कोई भूमि कब्जाता है तो उसे आप हंसी में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इसे कानूनी रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। आपकी भूमि कब आपकी नहीं रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या काशी विश्वनाथ को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति मानता है? यदि हाँ, तो स्थिति विपदाजनक है और इस स्थिति के पीछे राजनीतिक संरक्षण है, जिसे एक असंगठित हिंदू समाज नहीं बांट सकता। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड इंच दर इंच भारत की भूमि को हड़प रहा है, कैसे सरकार, प्रशासन और कानून वक्फ का साथ दे रहे हैं, कैसे आपके गांव, मंदिर और खेत पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर रहा है और कैसे आज की स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, जानेंगे द रेड फाइल्स के इस फौलादी प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्फ क्या अर्थ होता है इसका? कानून की भाषा में वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लामिक कानून के अनुसार पवित्र मानते हुए मजहबी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित कर दिया जाए, वो वक्फ होती है। सरल शब्दों में कोई भी प्रॉपर्टी जिसे मजहबी कार्य के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है वो वक्फ है। इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ संपत्ति अल्लाह को समर्पित की जाती है। इसी कारण एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ बन गई वो सदैव वक्फ ही रहती है। अब इस इस्लामिक कानून के अनुसार भारत में क्या क्या वक्फ है, यानी इस्लामिक प्रॉपर्टी है, वो जानना चाहेंगे। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के एक संपूर्ण हिंदू गांव को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया और यह प्रभावी भी हो गया। इसी गांव का एक व्यक्ति अपनी 1.5 एकड़ भूमि बेचने गया तो प्रशासन ने कहा कि आपकी भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि बेचनी है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए। व्यक्ति ने अपनी भूमि के कागज देखे तो वक्फ का कोई संदर्भ ही नहीं मिला। तमिलनाडु में ही 1500 वर्ष पुराने यानी इस्लाम की उत्पत्ति से पूर्व के मंदिर को वक्फ की भूमि घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के एक गांव की 1600 एकड़ से अधिक भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2022 में ही हरियाणा में एक गुरुद्वारे की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना स्वामित्व जमा लिया। बड़ी बात, प्रशासन ने इसे मान भी लिया। 15 जुलाई 2022 को एक शिवालय को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। नवंबर 2021 में सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को गुजरात के वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, यानी सरकारी संस्थाएं भी अब वक्फ हैं। दिसंबर 2021 में बेट द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी, जिसमें 8 छोटे छोटे द्वीप हैं, उन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अधिकार घोषित कर दिया। औरंगाबाद में एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। अचानक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ बोर्ड का पत्र आ गया कि ये रोड और भूमि वक्फ की संपत्ति है, यदि इसका पैसा किसी जमींदार को दिया तो वो अमान्य होगा। 2021 में 140 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी पर वक्फ ने अपना स्वामित्व दिखा दिया। इस भूमि का कुल मूल्य 4200 करोड़ 4200 करोड़ था। यह सब इतने बड़े स्तर पर किया गया है कि केवल पश्चिमी बंगाल में वहां के वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ की धांधली की जांच चल रही है। 2022 में टाइम्स नाउ द्वारा की गई जांच में पता चला कि केवल जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक भूमि वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है पिछली सरकारों द्वारा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2018 में जांच की गई और पाया गया कि केवल पुणे और परभणी में 1700 नई प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर पहुंच गई हैं। भारत जहां 80% के लगभग हिंदू जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या लगभग 15% है, वहां वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के पश्चात सबसे अधिक भूमि है। अब आप समझ सकते होंगे कि ये भूमि कैसे आई होगी। इस सब के पश्चात भी वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि देश में 17,000 से अधिक संपत्ति ऐसी हैं जो वक्फ की हैं और जिन पर दूसरे लोग आधिपत्य स्थापित करके बैठे हैं। यह संवाद किसी और का नहीं, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का है, संसद में। और इस संवाद का आधार है वक्फ बोर्ड का ऐसा कहना कि उनकी 17,000 प्रॉपर्टीज पर दूसरों का कब्जा है और वक्फ ने जो एक बार कह दिया वो मानना पड़ता है। पता है क्यों? कानून ही ऐसा है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का तीसरा सेक्शन कहता है कि यदि शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड सोचता है कि कोई भूमि किसी मुस्लिम की है तो वह भूमि या संपत्ति
वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। यानी वक्फ का केवल ये सोचना ही पर्याप्त है और ऐसी स्थिति में वक्फ वालों के विरुद्ध न्यायपालिका भी नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। सेक्शन 85 कहता है कि यदि आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को नहीं समझा पाए कि संपत्ति आपकी है तो आपको संपत्ति रिक्त करनी पड़ेगी और उसे वक्फ को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से वक्फ के स्वामित्व में भारत का इतना बड़ा भूभाग आ गया है और यह अत्यंत भयाक्रांत करने वाली स्थिति है, क्योंकि अंबानी के घर को वक्फ अपनी संपत्ति बताता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को भी वक्फ की संपत्ति कहा जा चुका है और वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति घोषित किया हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के अनुसार इलाहाबाद न्यायालय वक्फ की संपत्ति है। भारत की भूमि इंच दर इंच खा रही इस व्याधि के बारे में कितनी ही चर्चा है वो आप जानते ही हैं। किन तिकड़मों से खा रहा है ये कीड़ा भारत की भूमि को, वो आगे देखते हैं। वक्फ के द्वारा भूमि पर आधिपत्य तो किया जा रहा है, परंतु ऐसे उदाहरण देखने के पश्चात मस्तिष्क में प्रश्न उठता है आधिपत्य स्थापित करने के तरीके को लेकर। क्या भूमि हड़पने के इस कार्य को संगठित रूप से किया जा रहा है? एशिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाला है और इस नाले के किनारे जो है ये देखिए, इस नाले के किनारे ये मजार बना हुआ है। चलिए इस पूरे मुद्दे को एक उदाहरण से समझते हैं। सलीम और आदित्य दो लोग हैं, दोनों आसपास रहते हैं और दोनों के पास कुछ भूमि है। इसके साथ ही भूमि की मैपिंग के रिकॉर्ड्स भी नहीं है दोनों ही के पास। ऐसे में सलीम आदित्य की भूमि को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, ये कहते हुए कि ये जो भूमि है आदित्य के पास ये कब्रिस्तान की भूमि है, और स्वयं को उस भूमि का वक्फ ट्रस्टी घोषित कर देता है। बस इतना करके एक भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि बनाया जा सकता है, और यह संभव है क्योंकि वक्फ किसी भी यूजर के द्वारा बनाया जा सकता है बिना कागज के भी। बस इसके बाद सलीम को इस भूमि को वक्फ के पास जाकर रजिस्टर करवाना होगा और भूमि वक्फ की। 7 villages that are said to be dominated by the Hindu community are now being claimed by the Waqf board as their own land. सलीम और आदित्य के उदाहरण में आदित्य घाटे में है। सलीम जैसे ही भूमि को वक्फ के पास पंजीकृत करवाता है वैसे ही वक्फ बोर्ड भूमि की जांच करवाता है। यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि भूमि उसकी है तो भूमि उसके नाम आ जाती है बिना आदित्य को पता लगे। यदि आदित्य को पता लगता भी है तो वो न्यायपालिका नहीं जा सकता, जाना वक्फ के कोर्ट ही पड़ता है जहां आदित्य को न्याय के अवसर ना के बराबर हैं। यह एक उदाहरण है, परंतु इसके कई तरीके हैं। कहीं मज़ार बना देना, फिर वहाँ पर लोगों का सजदा करने आना, उनके अराउंड कंस्ट्रक्शन होने लगना और धीरे धीरे वो संपत्ति वक्फ की। उत्तराखंड में आने को ऐसी मज़ारें बना दी गई थी और मज़ारों के बहाने भूमि पर कब्जे। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी कर्ज की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। दिल्ली का हौज खास क्षेत्र, वहां 200 हेक्टेयर में फैला हुआ एक डियर पार्क। अचानक से पार्क में मज़ारें बन गई, कंस्ट्रक्शन होने लगी और 200 हेक्टेयर के पार्क को एक कब्रिस्तान घोषित करने का प्रयास किया गया। साथ मिला आम आदमी पार्टी का। आसपास का हिंदू समुदाय विरोध में आ गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो यह भूमि कुछ ही समय में वक्फ के नाम हो जाती। सलीम और आदित्य का उदाहरण काल्पनिक नहीं, अनेकों उदाहरण आप अपने पटल पर देख सकते हैं। इसी युक्ति से 1500 वर्ष पुराने मंदिरों को भी वक्फ घोषित किया जा रहा है, परंतु ये वक्फ इतना शक्तिशाली कैसे बना कि हिंदू मंदिरों तक की भूमि खा जाए, वो आगे देखते हैं। वक्फ का इतिहास भारत में दिल्ली सल्तनत के समय से देखा जा सकता है, जब पहली बार मुल्तान में वक्फ बनाकर वक्फ को 2 गांव दिए गए। इस्लामिक कालखंड में वक्फ की संपत्ति कम अधिक मात्रा में बढ़ती रही। 19वीं सदी के अंत में भारत के वक्फ का ब्रिटेन की कोर्ट में एक केस चला गया। 4 न्यायाधीशों की बेंच ने वक्फ को अत्यंत हानिकारक कहा और वक्फ की संपत्ति को अमान्य कर दिया, परंतु भारत में इस निर्णय को नहीं माना गया और इसके पश्चात 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना और वक्फ की संपत्ति बच गई और तब से अब तक वक्फ एक बेलगाम घोड़े के रूप में भारत की भूमि पर आधिपत्य कर रहा है। 1947 में देश स्वाधीन हुआ। पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति पर पाकिस्तान की सरकार ने अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनकी पीछे छूटी संपत्ति को नेहरू जी की सरकार ने भारत के वक्फ बोर्ड को दे दिया। 1954 में नेहरू जी की सरकार वक्फ कानून लाई वक्फ की रक्षा के लिए।
इससे हर राज्य का एक वक्फ बोर्ड बन गया और इसने वक्फ का केंद्रीकरण आरंभ कर दिया, यानी वक्फ बोर्ड सरकार का एक अंग बन गया। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1954 के इसी एक्ट के नीचे बनी और इस केंद्रीकृत संस्था का काम था सारे राज्यों के वक्फ बोर्ड पर दृष्टि रखना। यह सब अपने चरमोत्कर्ष पर 1995 के पश्चात पहुंचा, जब वक्फ एक्ट 1995 आया। इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, केवल एक सर्वेक्षण के आधार पर, जिसे वक्फ के ही लोग करते हैं। इस कानून को इस प्रकार बनाया गया है कि वक्फ बोर्ड को उस व्यक्ति या उस संस्था को सूचित तक करने की आवश्यकता नहीं है जिसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। और यदि उस व्यक्ति या संस्था ने 1 वर्ष तक वक्फ के स्वामित्व पर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई केस नहीं किया तो आगे केस नहीं कर पाएगा और संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। यह संपत्ति वक्फ की ही संपत्ति रहती है जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट वक्फ के विपरीत निर्णय न दे दे। यदि निर्णय व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जाता है तो वो सामान्य न्यायपालिका में इसके विरुद्ध नहीं जा सकता, सीधे उच्च न्यायालय जाना होगा जो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये जो 1 वर्ष का समय मैंने आपको बताया, पहले ये समय केवल मुसलमानों के लिए 1 वर्ष का था, हिंदुओं के लिए समय सीमा नहीं थी, परंतु 2013 में हिंदुओं के लिए भी इसे 1 वर्ष ही कर दिया गया। इन सभी कदमों से वक्फ के पास इतनी क्षमता आ गई कि वो आर्मी और रेलवे के पश्चात भारत की तीसरी सबसे बड़ी भू संपत्ति का स्वामी है। 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति और 6 लाख एकड़ भूमि थी। आज वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। केवल 17 वर्षों में वक्फ अपने नाम पर भूमि 3,40,000 एकड़ से बढ़ा चुका है। एक चूहा धीरे धीरे करके पूरी रोटी खा रहा है और किसी के पास कोई सूचना तक नहीं। क्यों सरकारें कुछ नहीं करती और कैसे यह हिंदू समाज के लिए प्राणघातक है, वो आगे देखते हैं। पत्थर को कुतरा या चीरा नहीं जाता, पत्थर को तोड़ा जाता है हथौड़े से। वो कौन सा हथौड़ा है वक्फ बोर्ड के पास जो उसके किसी भी भूमि पर स्वामित्व को सरल कर देता है? एक का नाम है कानून और दूसरा है राजनीतिक संरक्षण। और सेकुलर सरकारें आती हैं तो सरकारी जमीन को कह देती है वक्फ की हो गई। भारत के राजनीतिक दलों की स्थिति वक्फ बोर्ड के समक्ष दयनीय रहती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मुख्यमंत्री वक्फ बोर्ड को मक्खन लगाने के लिए अंबानी के घर पर बुलडोजर चलवा दे? इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहाँ की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहाँ होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। केजरीवाल एकमात्र ऐसे राजनेता नहीं है। 2022 में महबूबा मुफ्ती का कथन आया कि यदि जम्मू कश्मीर में वक्फ की संपत्ति के साथ यदि छेड़छाड़ की गई तो असाधारण संकटों से जूझने के लिए तत्पर रहिए। यह सार्वजनिक रूप से रक्तपात का संदेश था। But under the Waqf Act 1995 under section 101, the members of the Waqf board and their mutawallis and in the Waqf deed, everyone is declared as public servant. So it means that even if you touch them, it's an offence under the IPC under section 27. वक्फ बोर्ड अनाधिकृत रूप से भूमि हथियाता है, पर उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती राजनीतिक संरक्षण के कारण। हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस के एक एमएलए ने स्टेटमेंट दी कि वक्फ की 1089 संपत्तियों पर किसी ना किसी का अनाधिकृत कब्जा है और साथ में यह भी कह दिया वक्फ बोर्ड को इन लोगों से संपत्ति छीन लेनी चाहिए। एमएलए का नाम था कंवरपाल। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वक्फ के अनाधिकृत कब्जों को अधिकृत कर दिया था। ऐसी अनेक संपत्ति हैं और वक्फ बोर्ड की कांग्रेस के समक्ष इतनी क्षमता है कि कर्नाटक में वो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात कर सकें। मुलायम सिंह यादव इन सबसे एक कदम आगे थे। कांग्रेस वक्फ को समर्पित रहती थी, परंतु मुलायम का आरोप था कि कांग्रेस वक्फ की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना चाहती है। मुलायम सिंह यादव तो क्रिश्चियन और सिख वक्फ बोर्ड बनाने तक की बात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने वक्फ की भूमि के चारों तरफ दीवार बनाने के आदेश दिए। क्या इससे विभत्स करदाता के पैसे का प्रयोग कोई कर सकता है? इस सारी राजनीति का मात्र एक ही कारण है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। चुनाव से पहले नेताओं का मुस्लिम वक्फ या अन्य मुस्लिम लीडर्स के पास वोट मांगने जाना, वोट के बदले में वक्फ या अन्य संस्था द्वारा अपने काम निकलवाना, जमीनें हड़प करना और उन्हें रेगुलराइज करवाना, यह गिव एंड टेक चलता रहा।
Viewers, villagers in 6 Trichy villages in Tamil Nadu may be reeling from shock after they suddenly woke up to find that their land, ancestral land, has been claimed by the Waqf Board. वक्फ या अन्य मुस्लिम संस्थाओं की बातें मानी भी जाती हैं क्योंकि मुस्लिम समाज एक ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक है, इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक। बाकी सब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, यादव, दलित, लिंगायत या मराठा हैं। परंतु क्या इस स्थिति से बचने के कुछ उपाय हैं, वो आगे देखते हैं। मुस्लिम देश जैसे कि टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक, इनमें वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ का कानून भी नहीं है। मुस्लिम देश होने के उपरांत भी ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत में क्यों ऐसे बोर्ड के बिना काम नहीं चल सकता। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के भले के लिए बना था, भारत में एक हिंदू बहुल देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन चुका है। नज़मा हेपतुल्ला के अनुसार वक्फ की जो संपत्ति है वो 12,000 करोड़ रुपए बना सकती है हर साल। वक्फ के पास असामान्य संपत्ति है, परंतु इस देश के मुसलमान की स्थिति क्या है? सबसे गरीब मुसलमान समाज है, सबसे अशिक्षित मुसलमान समाज है, सबसे अधिक बच्चे मुसलमान समाज कर रहा है, सबसे अधिक अपराध में मुस्लिम समाज लिप्त पाया जा रहा है। तो जब वक्फ जिस कार्य के लिए बना था वो कार्य हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को समाप्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? क्या उपाय हो सकता है इस वक्फ को समाप्त करने का? वक्फ एक्ट 1995 भारतीय संविधान में निहित आर्टिकल 14 में सम्मिलित बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस कारण से यह भारत की शांति, एकता के विरुद्ध है और भारत में धार्मिक उन्माद का बड़ा कारण बन सकता है। और इसी कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हुए रिलीजन के आधार पर बने विधानों को निष्क्रिय कर देना चाहिए। वक्फ कानून रिलीजन के आधार पर है, अपने आप तंतविहीन हो जाएगा। अब एकदम से वक्फ को निष्क्रिय करना उपद्रव का कारण भी बन सकता है, तो आरंभ में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को निष्क्रिय किया जाना चाहिए और वक्फ के केस सिविल कोर्ट में जाने चाहिए। यदि किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार जमा रही है तो सीधे ही किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिए और इस अधिकार की निगरानी न्यायपालिका के नीचे होनी चाहिए। तीसरा, वक्फ को किसी भी ऐसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से रोक दिया जाना चाहिए जो 1995 वक्फ एक्ट आने से पहले रजिस्टर्ड नहीं थी। और चौथा, स्वाधीनता के पश्चात जो मुस्लिम भारत छोड़कर गए थे उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी गई थी। इसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नीचे लाते हुए वक्फ से छीनकर देश की संपत्ति घोषित करना चाहिए और थोड़े समय में वक्फ को निष्क्रिय कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ इस देश की शांति, अखंडता और सुरक्षा के लिए संकट है। क्या सरकार ऐसा कर रही है? अगस्त 2023 में 123 भूसंपत्ति ऐसी थी जिसे सरकार ने वक्फ से वापस लेने का नोटिस दिया था। यह एक आरंभ कहा जा सकता है, परंतु यह संस्था इस देश को इतना कुतर चुकी है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो सरकार को तेजी से कुछ करना होगा। परंतु सरकारें गूंगी बहरी होती हैं तब तक जब तक प्रजा सरकार के कानों में ना चिल्लाए। इस वीडियो को शेयर करके आप एक डिस्कशन आरंभ कर सकते हैं, वो डिस्कशन जो सरकार के कानों में एक चीख के समान होगा। यदि हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com और UPI के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। यदि ये रेड फाइल का अंक अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा प्रकरण अवश्य देखें, वो आपको और बेहतर लगेगा। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।